अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज जो हमने चैप्टर नंबर स्टार्ट करना है, चैप्टर नंबर 7 है स्टेडी स्टेट एरर्स के ऊपर, कि हमारी जो आउटपुट है और जो इनपुट होती है, जो टेस्टिंग हम इनपुट देते हैं जिसमें स्टैम्प हो सकती है, रैम्प इनपुट हो सकती है, पैराबोला हो सकती है। सो उनका इनपुट का और आउटपुट का जो डिफरेंस है जिसको हम एरर के तौर पर देखते हैं, तो वो हमने देखना है कि वो एरर कितना है, और हमारी ये कोशिश होती है कि एरर मिनिमम हो जाए, मिनिमम एरर हो और अप्रोचेस टू ज़ीरो, इस तरह की चीज़ें। और अगर लेट से ज़ीरो नहीं होता, कोई ना कोई फ़िक्स वैल्यू होती है, तो वो कोई ना कोई फाइनाइट एरर होगा, और सम टाइम एरर इन्फिनिटी भी आ जाता है। सो हमने यानी हो डिफरेंट केसेस डिस्कस करने हैं, और फिर उसमें हमारे पास फीडबैक सिस्टम भी हो सकता है, विदाउट फीडबैक भी हो सकता है। तो उन सिस्टम्स को कंसिडर करते हुए हमने देखना है कि उसमें क्या एरर है, क्योंकि पहले आपने एक लेट से अगर स्टेप इनपुट है, तो उसमें आपके लिए आपके पास जो वैल्यू आनी चाहिए वो 1 आनी चाहिए। तो अगर 1 से वो जितना उसमें डिफरेंस होगा आपके आउटपुट में, वो एरर में कंसिडर हो जाएगा। तो ये चीज़ें हम पहले देखते रहे हैं, लेकिन उसको एज सच इन द फॉर्म ऑफ कैलकुलेशंस माइट भी हमने ना किया हो, लेकिन ये चीज़ पहले हमारी नज़र से गुजरी हुई है, यानी कि ये कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में। फिर पीआईडी वगैरह का या किसी कंट्रोलर का भी जब लगता है साथ में, शायद इधर ही मैंने आप लोगों को एक क्लास में बताया था मेरे ख्याल से, सीपी पे पीआईडी कंट्रोलर का थोड़ा बहुत, ये नहीं बताया था, आई थिंक सो कि बताया। सर बताया था। हाँ, तो उसमें भी आपने देखा होगा ना कि हम एरर देख रहे होते हैं कि एरर कितने आ रहे हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ऐसी चीज़ों से हम फेमिलियर हैं थोड़ा सा इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल्स, और थोड़ा सा डीपली उसको हल्का सा देख लेते हैं, ठीक है। यानी कि चीज़ों का हमें आइडिया है, और ये भी काफ़ी इजी चैप्टर है। आपने 6 की अप्रोच भी देखी होगी, चैप्टर नंबर 6 के अंदर बिफोर इवन दो के 2 थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है जब आप इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल सिस्टम्स को सॉल्व करते हैं। चैप्टर नंबर जो 3 है स्टेट स्पेस वाला, उसमें भी आपको ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। वो भी न्यूमेरिकल इजीली मैथमेटिकल वे में अगर थोड़ी प्रैक्टिस हो तो हो जाते हैं। चैप्टर 4 के बहुत इजी हैं। सेकंड ऑर्डर सिस्टम एक, आप उसकी इक्वेशन जो है उससे कंपेयर करना है, और 2-3 फार्मूलाज हैं। फिफ्थ में थोड़े से कॉन्सेप्ट हैं अगेन चैप्टर 2 की तरह, कि उसमें थोड़ा सा डीपली ज़रा देखना पड़ता है, थोड़ी सी उसकी नेचर हल्की फुल्की कॉम्प्लेक्स है। चैप्टर नंबर 6 अगेन उसमें कोई इशू नहीं है, मैथमेटिकल चीज़ें और थोड़े से कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपको बताए थे। 7 भी इसी तरह है, बिल्कुल सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हैं और चीज़ें ईजीली हो जाती हैं, कॉम्प्लेक्स नेचर का चैप्टर नहीं है, ठीक है। सो ये हमारे लिए खैर एक अच्छी चीज़ है। अच्छा, कुछ अच्छा एक और भी चीज़ होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जिस तरह की लेट से इंट्रोडक्शन लिखा हुआ ना, या कहीं समरी लिखी हो, या कहीं इस तरह की चीज़ों को रीड आउट किया करें। अक्सर आपने देखा होगा, मैं कोई भी चैप्टर स्टार्ट करता हूँ, उसके स्टार्ट में थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि इसमें हमने ये पढ़ा, या वो चैप्टर की इंपॉर्टेंस के लिए। और स्टडी स्टेट की तो हमें वैसे ही पता है, इसमें सम टाइम बता दिया जाता है कि आपने कौन से चैप्टर में क्या पढ़ा है, क्या अप्रोच थी, क्या चीज़ें थी। उससे चीज़ें थोड़ी रिवाइज भी हो जाती है, जैसे किसी चीज़ की समरी होती है, ठीक है। सो वो चीज़ें करनी चाहिए। सारा आपको बताया उसने कि चैप्टर 8 और 6 में स्टेबिलिटी को कवर करेंगे, ऊपर कुछ और चीज़ें बता दी हैं। चैप्टर 4 में फर्स्ट सेकंड ऑर्डर है, उसने कहा नाउ वी आर रेडी टू एग्जामिन स्टेडी स्टेट एरर्स, उनकी तरफ अब हम जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमने अपनी मर्ज़ी से अपनी रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन के मुताबिक अपने सिस्टम को जो है वो कंट्रोल करना होता है। अच्छा, जो इसमें जो पॉसिबल इनपुट्स वगैरह यूज़ होती हैं, अच्छा स्टेडी स्टेट की डेफिनेशन भी थोड़ा सा देख लें। स्टेडी स्टेट एरर इज़ द डिफरेंस बिटवीन द इनपुट एंड द आउटपुट फॉर अ प्रिस्क्राइब्ड टेस्ट इनपुट एज टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। क्योंकि आपको पता है कि एक्स एक्सिस पे टाइम बढ़ रहा होता है, तो जैसे ही टाइम बढ़ता जा रहा है, क्योंकि टाइम बढ़ के किधर जा रहा है, टाइम ने इन्फिनिटी को अप्रोच करना। तो एज टाइम अप्रोचेज इन्फिनिटी, आपके पास जो डिफरेंस है आउटपुट का और इनपुट का, उसको हम एरर कह रहे हैं। और ये जो टेस्ट इनपुट की बात हुई है, ये कोई एक इनपुट हो सकती है जो कि टेस्टिंग के लिए आप यूज़ कर रहे हैं, और नॉर्मली आप स्टेप इनपुट यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसके लिए आप अक्सर स्टेप रिस्पॉन्स जो है वो देख रहे होते हैं। तो अच्छा, अब इसमें ये चीज़ एक चीज़ आती है थोड़ा, कि इनपुट्स की काफ़ी सारी टाइप्स हो सकती हैं जो कि टेस्टिंग के लिए आप यूज़ करें। इस बुक में भी 3-4 गिवन है, फर्स्ट चैप्टर में भी शायद ये हो, आपके कंट्रोल लैब के मैनुअल में भी यही हो। स्टेप इनपुट है, या रैम्प है, या पैराबोला है। तो ये पैराबोला वाला
अगर कहीं आपको एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन चाहिए उसके लिए आप यूज़ कर लेते हैं, कहीं पर आपको कांस्टेंट वेलोसिटी चाहिए तो वेलोसिटी के सेंस में हम देख लेते हैं कि कौन सा ऐसा सिस्टम है जो कि इस अप्रोच के ऊपर चलता है, उसके लिए हम रैंप इनपुट अप्लाई कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि कौन सा ऐसा सिस्टम है जिसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो स्टेप इनपुट की तरह होती हैं, यानी कि एक फ़िक्स वैल्यू आपको चाहिए होती है, कांस्टेंट एक पोजीशन, तो आप उसके अकॉर्डिंगली फिर स्टेप इनपुट यूज़ कर लेते हैं। तो डिपेंड करता है कि सिस्टम की नेचर किस तरह की है, फिर हम टेस्टिंग इनपुट उस तरह की देते हैं। क्योंकि अभी तक जो आपने चीज़ें देखी हुई हैं कंट्रोल के अंदर, वो आर ऑफ एस लिखा होता है, रेफरेंस आपके पास एक इनपुट है आर ऑफ एस या आर ऑफ टी। तो इट डिपेंड्स के आपने वहाँ पर कौन सी इनपुट अप्लाई करनी है, क्योंकि आप बेसिकली बात करने का मकसद ये है कि आप इनपुट के लिए एक जनरल एक टर्म यूज़ करें रेफरेंस की, या आपने उसके लिए एक नोटेशन जो यूज़ की हुई है उसके अंदर कोई वैल्यू गिवन नहीं है, तो फिर आप फर्दर एक स्टेप आगे चलते हैं और ख़ुद से कहते हैं कि ये स्टेप इनपुट है या कोई भी। तो खैर एनी हो, कोई भी डिफरेंट टाइप की इनपुट हो सकती है, हमें उससे कोई इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो आप इनपुट अप्लाई करें उसके साथ आपका कंपैरिजन हो जाएगा, तो लिहाजा इसमें कोई इशू वाली बात नहीं। एक लेट से उसने आपको एक एग्जांपल दी हुई है, टेस्ट इनपुट्स फॉर स्टेडी स्टेट एरर्स एनालिसिस एंड डिज़ाइन वेरी विद द टारगेट टाइप ना। तो ये एक ट्रैकिंग सिस्टम है सेटेलाइट का बता रहा है, ये एक्सेलरेटिंग मिजल्स है, इसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाली पैराबोलिक यूज़ कर ली जाएगी। ये सैटेलाइट ऑर्बिटिंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी, इसमें आप जो है वो जिसमें कांस्टेंट वेलोसिटी है रैंप इनपुट वो यूज़ कर लेंगे। अब सैटेलाइट इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है, माइट भी हो सकता है कि इसमें आप स्टेप इनपुट यूज़ करें, तो डिपेंड करता है कि आपके पास रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप कोई ना कोई इनपुट ले लेते हैं। लेकिन हमारा यहाँ पर पर्पज़ क्या होगा, हमारा पर्पज़ ये है कि जो भी आप इनपुट ले रहे हैं और उसका आउटपुट के साथ जो डिफरेंस है उसको कैसे कैलकुलेट करना है। अब फॉर एग्जांपल ये टाइम, अब देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम आ रहा है, तो ये जैसे जैसे टाइम अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, आप देखें ये इसकी इनपुट है, ये रेफरेंस इनपुट आपने दी हुई है ये टॉप के ऊपर, ठीक है, और ये सी ऑफ टी है, सी ऑफ टी आपके पास आउटपुट उसका सिस्टम का रिस्पॉन्स है, ठीक है। अच्छा, ये जो मैं कर्सर स्क्रीन पे मूव करता हूँ आप लोगों को नज़र आ रहा होता है या नहीं? सर आ रहा है, यस सर, आ रहा आता है सर सर, आ रहा आता है। है। ठीक ठीक है। अच्छा, तो इस पे सी ऑफ डी उस सिस्टम का रिस्पॉन्स है, आउटपुट है, ठीक है। अब ये अगर आप देखें आउटपुट जो 2 है इसका इस इनपुट के साथ रेफरेंस के साथ काफ़ी फ़र्क है, और आउटपुट 1 देखें तो वो आलमोस्ट जो है वो सेम हो चुकी है, उसके अंदर कदरे आपको फ़र्क नहीं नज़र आ रहा हो। अब इसमें जो चीज़ जो डिस्कस करने वाली है, आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे छोटा सा लिखा हुआ है E2 इन्फिनिटी। E2 बेसिकली है कि आउटपुट 2 का एरर, 2 फॉर आउटपुट 2, क्योंकि आपने आउटपुट 2 की कर्व बनाई हुई। E फॉर एरर, आप E की टर्म ज़्यादा यूज़ कर रहे होंगे, और ज़्यादातर अक्सर E की टर्म के साथ ये देखें पैरेंथेसिस में इन्फिनिटी, E के साथ पैरेंथेसिस में इन्फिनिटी का बेसिकली मतलब ये बेसिकली था E ऑफ टी। एरर जो है वो दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम, यानी कि एज द टाइम अप्रोचेज टू इन्फिनिटी आपके पास क्या एरर आया, वक्त जैसे जैसे इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो इसका ये मतलब है कि टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है, एज द टाइम अप्रोचेज इन्फिनिटी आपने बताना है कि एरर क्या था। तो ये बेसिकली जो सिंबल या नोटेशन यूज़ हुई है ये बता रही है कि E ऑफ इन्फिनिटी का मतलब है कि टाइम अप्रोचेज टू इन्फिनिटी है, टाइम डिपेंडेंट है वो, और एरर क्या उस पर आया वो आप बता रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल पहले वाला जो था उसमें देखिए स्टेडी स्टेट एरर थे, स्टेप इनपुट थी, ठीक है। अब ये रैंप इनपुट है कि ऐसा सिस्टम का बिहेवियर जिसमें टाइम के साथ साथ एक कांस्टेंट वेलोसिटी जैसे होती है वैसे वैसे वैल्यू चेंज हो रही है। तो अब इसमें इनपुट की अगर लाइन देखें तो देखें इनपुट की लाइन ये आपके पास इनपुट। अब इसमें ऐसा नहीं होगा कि आप देख रहे हो कि आपके पास चीज़ एक कांस्टेंट एक वैल्यू बन जाए, जैसी नेचर थी सिस्टम की, माइट भी ऐसी पिक्चर पहले ना आपके गुजरी हो, आप एक ही टाइप की पिक्चर शायद देखते हो कि एक स्टेप इनपुट है और 1 की वैल्यू है और ग्राफ उसके ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है और फिर कांस्टेंट हो जाती है लाइन, तो शायद आपके मतलब सामने से वैसी चीज़ें गुजरी हों। तो खैर ये एक डिफरेंट एक चीज़ है कि ये इनपुट है और इसको मैच करने की आपने कोशिश की तो आउटपुट एक की 1 आ रही है, एक की आउटपुट 2 है, एक की आउटपुट 3 है। सो इसमें अगर देखा जाए तो सारों में जो आउटपुट 2 है उसमें डिफरेंस है
कुछ ना कुछ फ़र्क है इनपुट के लिहाज से। जो आउटपुट 1 है वो ऑलमोस्ट मैच कर चुकी है। इसी तरह जो आउटपुट 3 है उसमें भी फ़र्क है। तो जो भी आपने डिफरेंस देखना होगा आप देख लेंगे, ई ऑफ 1 या ई ऑफ 2 या ई ऑफ 3। तो यहाँ से पता चल जाएगा कि उसमें या तो एरर ज़ीरो होगा या ज़ीरो के अलावा कोई वैल्यू होगी। जब ज़ीरो के अलावा कोई वैल्यू होगी तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं फाइनाइट एरर, यानी कि कोई ना कोई स्पेसिफिक एरर है, 5 का 10 का, किस तरह से भी, तो कोई ना कोई सर्टन एरर है, ठीक है आपके पास। और ये भी हो सकता है कि वो एरर इनफाइनाइट हो, तो उसके लिए हम टर्म यूज़ कर लेते हैं कि इनफाइनाइट एरर है। और अगर कोई छोटी मोटी वैल्यू हो जो कि काउंटेबल हो, फाइनाइट कह लेते हैं, या अगर नहीं है तो ज़ीरो कह लेते हैं। इस तरह की 2-3 टर्म्स जो है वो हमने यूज़ करनी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये एक ट्रांसफर फंक्शन है, टी ऑफ एस लिखा हुआ है, ये सी ऑफ एस उसकी आउटपुट है और ये इनपुट जा रही है, ठीक है, और यहाँ पर पहुँच रही है। अब ये जो यहाँ पर क्लोज लूप सिस्टम है उसके अंदर अगर आप देखें तो क्या ये फीडबैक हुई है या नहीं हुई उसमें? नहीं सर। पिक्चर पिक्चर ए और पिक्चर बी में, पिक्चर ए में आपके पास जस्ट एक दफ़ा इनपुट वैसे पहुंच रही है और एक दफ़ा इनपुट ट्रांसफ़र फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई होकर पहुंच रही है, ठीक है। बी और में हुई है। यहाँ पर आपके पास इनपुट है और ये आउटपुट और ये फीडबैक हुई हुई है। और इस केस में आपके पास कोई ना कोई के बीच में गेन है, के इन्वॉल्व हुआ है, तो वो बीच में आ रहा है। तो अगर इस केस में अगर आप देख रहे होंगे तो माइट भी आपके साथ ये जो के का फैक्टर है, अगर गेन बीच में आ रहा है तो ये के का फैक्टर भी एज इट इज़ आगे रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, एरर के साथ भी गेन आ रहा होगा। अब इसको मैथमेटिकली देखते हैं कि ये पिक्चर्स वगैरह को हमने किस तरह से अंडरस्टैंड करना। बेसिकली ब्लॉक डायग्राम्स एंड सिस्टम वगैरह की। अच्छा, ये आपके हमारे पास ऊपर जो पिक्चर गुजरी है, फिगर जो 7.3a टू फाइंड ई ऑफ एस ना, उसमें देखते हैं कि ये इक्वेशन लिखी हुई, एरर इज इक्वल टू आर एस माइनस सी एस। तो 7.3a जो हमारे पास पिक्चर है उसको देख लेते हैं। अब इस फिगर में आप देख रहे हैं कि एरर क्या आ रहा है। तो एरर के अंदर ये उसने एक सी एफ एस लिया हो और एक आर एफ एस है, आर एफ एस प्लस हो रहा है, सी एफ एस माइनस हो रहा है। तो एरर की इक्वेशन बनेगी आर एफ एस माइनस सी एफ एस। तो एरर की इक्वेशन बनी आर एफ एस माइनस सी एफ एस। अच्छा, किसी के जहन में आ रहा होगा कि फीडबैक नहीं लगाया, तो ये फीडबैक नहीं थी, आउटपुट जो है वो फीडबैक होके इनपुट के साथ उसको कंपेयर वहाँ पर नहीं किया हुआ था सच, जैसे फीडबैक में हम नॉर्मली करते हैं। तो ये वैसा सिनेरियो नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट है उससे। ई एफ एस इज़ इक्वल टू आर एफ एस माइनस सी एफ एस। तो जो आपके पास सी एफ एस थी, जो उसकी आउटपुट है, उसको अगर देखा जाए कि वो क्या है, जिसको सी एफ एस उसने लेबल किया हो, तो सी एफ एस जो है वो आपके पास आर एफ एस इनपुट और टी एफ एस ट्रांसफ़र फंक्शन उसकी मल्टीप्लिकेशन है, इनपुट इनटू टी एफ एस। यानी कि अगर आपको सी एफ एस की वैल्यू लेनी है तो जो इसकी इनपुट है और ट्रांसफ़र फंक्शन को मल्टीप्लाई करके आप वैल्यू लें। तो हमने भी उसी तरह सी एफ एस को ले लिया, आर एफ एस टी एफ एस। अब ये सी एफ एस को वापस इधर प्लग इन कर दें, तो आपके पास जो ई एफ एस, जो एरर है इन द फॉर्म ऑफ एस डोमेन, वो आ रहा है। आर एफ एस आपने जो है वो कॉमन ले लिया, 1 माइनस टी एफ एस। टी एफ एस वो फॉरवर्ड ट्रांसफ़र फंक्शन है। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये रेज होता है कि ई एफ एस, ये एरर एस डोमेन में, तो आपने कहा था कि एज द टाइम अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। तो एक तो चीज़ ये है कि इस एस डोमेन को टाइम डोमेन में चले जाना चाहिए, ठीक है। और एस डोमेन से टाइम डोमेन में जाएं तो होपफुली आपको इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म करनी पड़ेगी, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। तो बजाय के इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म करने की, इस तरह की चीज़ें करने की, हमारे पास एक फाइनल वैल्यू थ्योरम है जो कि इस एस डोमेन को और टाइम डोमेन के अंदर इसका इक्विवेलेंट हमें बता देगा कि क्या सिनेरियो है। तो अगर हम
बेसिकली हमने क्या करना है, हमने ई ऑफ इन्फिनिटी फाइंड आउट करना है कि एरर क्या होगा जब टाइम अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होगा। अब इसका दूसरे लफ्ज़ों में मतलब क्या है कि लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ई ऑफ टी। अभी हम सिर्फ देख रहे हैं कि वर्डिंग का मतलब क्या होता है, वर्डिंग का मैथमेटिकल में वर्ड है, मैथमेटिक्स की सेंस में क्या मतलब होता है, अभी हमने कोई टेक्निकल कोई चीज़ नहीं देखी। एरर क्या होगा जब टाइम इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा हो, और इस चीज़ को मज़ीद अगर एक्सप्लेन करें तो उसका लिखने का अंदाज़ ये होता है कि लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ई ऑफ टी। इसका मतलब ये है कि एरर है और उस पर लिमिट अप्लाई कर दे टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तब हम देख रहे हैं कि सिनेरियो क्या है। और हमारे पास अमूमन जो चीज़ें होती हैं वो एस डोमेन में होती हैं, तो फिर हमें इन्वर्स लैप्लास उसका लेना पड़ेगा, फिर टाइम टी को इन्फिनिटी पुट करना पड़ेगा, हमें कुछ ऐसे मामलात करने पड़ रहे होंगे जो कि ज़ाहरी तौर पे ऐसा फील हो रहा है। लेकिन जो फाइनल वैल्यू थ्योरम है वो में कहता है कि इसी चीज़ का इक्विवेलेंट क्या है कि लिमिट एस अप्रोचेस टू जीरो एस इंटू ई ऑफ एस। तो ये एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि आपको कोई इन्वर्स ट्रांसफॉर्म नहीं करना पड़ रहा, कोई कुछ नहीं करना पड़ रहा। आप ई ऑफ एस देखें, ई ऑफ एस क्या है, आपका एरर है इन द फॉर्म ऑफ एस डोमेन, और वो बड़ा इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं और हम बड़ा उससे यूज टू हैं। तो उसके साथ एस को मल्टीप्लाई करें और उसके ऊपर एस अप्रोचेस टू जीरो की लिमिट अप्लाई कर दें, और फिर देखें जो आंसर आएगा, जो एरर आएगा वो किसको ज़ाहिर कर रहा होगा, ई ऑफ इन्फिनिटी को। और न्यूमेरिकल्स में कुछ ऐसा ही हमने करना है। तो ये तो नेचर थी फिगर 7.3 ए की। अगर फीडबैक की सेंस में आ जाता है आपके पास तो तब उसकी जो नेचर है वो किस तरह की होगी। अच्छा, अब आपको बात समझ आ गई ना यहाँ पर कि आप ये जो ई एफ एस है उसके साथ एस को मल्टीप्लाई करें और लिमिट लगा दें एस अप्रोचेस टू ज़ीरो, जैसे उसने ये लगाई। ठीक है, तो ये इक्वेशन इसको हम यूज़ कर लेंगे। ये फाइनल वैल्यू थ्योरम नीचे बताया भी वही है आपके पास, जो चैप्टर नंबर जब सेकंड था, जब लैप्लास और इन्वर्स लैप्लास थे, वहाँ पर भी गिवन था। इसको आप देख सकते हैं, ठीक है, अगर किसी ने इसको देखा। यहाँ पे उसने सर लिमिट एस अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लगाई है, लेकिन सर ऊपर जब हम ट्रांसफॉर्म में लेके गए थे तो एस अप्रोचेस टू जीरो कर दी थी। एस अप्रोचेस टू ज़ीरो ही यूज़ हुआ माइट भी इसमें कोई इशू हो, ये वाले पॉइंट की बात करें। सर जी। हाँ, इसमें जो है वो क्या उसको कहते हैं, माइट भी प्रिंटिंग का कुछ हो ज़्यादा, एस अप्रोचेस टू ज़ीरो यूज़ हुआ। नीचे न्यूमेरिकल जब देखेंगे हमें चीज़ क्लियर हो जाएगी। ओके। अब ये देखें ना, यहाँ पर भी ये देख रहे हैं ना, लिमिट एस अप्रोचेस टू ज़ीरो ही है। और इवन दो के फाइनल वैल्यू जो थ्योरम है, ये देखिए एफ ऑफ इन्फिनिटी और लिमिट एस अप्रोचेस टू ज़ीरो और एस इंटू एफ ऑफ एस, तो ये एस ज़ीरो ही है, ये देख रहे हैं ना नीचे, जी सर। एस एस ज़ीरो। अच्छा, फिर इसी के अकॉर्डिंगली उसने एक न्यूमेरिकल हमें दिया कि स्टेडी स्टेट एरर आप फाइंड आउट करें, जैसे फिगर 7.3 ए में था, इफ़ टी ऑफ एस इज़ इक्वल टू दिस, और जो उसकी इनपुट है वो यूनिट स्टेप इनपुट है, यानी कि आर ऑफ एस की जगह वन ऑफ एस लिखें और टी ऑफ एस की जगह ये चीज़ लिखें। तो ये हमारे पास ई ऑफ एस थ्रू द फॉर्मूला ये आ गया हमारे पास, जो ऊपर हमने देखा था। अभी इस ई ऑफ एस पे हमने जो है वो क्या करना है कि इसके साथ एस को मल्टीप्लाई किया, एस को मल्टीप्लाई करके और एस अप्रोचेस टू ज़ीरो की लिमिट लगानी, यही हमने फॉर्मूला में देखा। और ये किस चीज़ को ज़ाहिर करेगा, ये हमें ई इन्फिनिटी बताएगा, ई ऑफ इन्फिनिटी। सो फिर एक और भी चीज़ है कि ये जो आपके पास चीज़ आ रही है उसने, अब ये स्टेडी स्टेट एरर आप निकाल रहे, तो मैंने एक चीज़ थोड़ी सी आपको बताई थी कि आपने एक चीज़ ज़हन करनी है कि सबसे पहले सिस्टम स्टेबल हो तो फिर उसका एनालिसिस का टाइम आता है, यानी कि फिर आप स्टेडी स्टेट एरर और जो टाइम रिस्पॉन्स या ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है फिर कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर सिस्टम में अनस्टेबल है तो वो फिर कभी भी स्टेडी स्टेट जो वैल्यू है उसको मीट नहीं करेगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो चेक करनी है कि ई एफ एस डज नॉट हैव
राइट हाफ प्लेन पोल्स और जे मेगा पोल्स। ठीक है, अच्छा ये क्यों इस तरह की बात कर रहा है, अदर देन एट द ओरिजिन, ये क्यों इस तरह की बात कर रहा है कि राइट हाफ प्लेन पोल्स नहीं है या जे मेगा पोल्स नहीं है ईएफएस में? स्टेबिलिटी की वजह से। ठीक है, तो अगर सिस्टम स्टेबल होगा तो तभी। अब जे मेगा से उसको क्या इशू है? राइट हाफ प्लेन पे तो अनस्टेबल हो जाता है, और जे मेगा पे क्या प्रॉब्लम्स है, उससे क्या होता है? अगर कोई पोल राइट हाफ प्लेन पे हो तो सिस्टम तो अनस्टेबल होता है ना। अगर कोई पोल जे मेगा इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर आ जाए तो उससे क्या एतराज़ है? सर वो डैम्पिंग होती है ना, हम्म, ऑसिलेशंस आती हैं। ठीक है, कांस्टेंट ऑसिलेशंस तो। मार्जिनली सर मार्जिनली स्टेबल होता है। मार्जिनली स्टेबल वाली बात भी ठीक है और ऑसिलेशन वाली बात ठीक है, लेकिन कांस्टेंट ऑसिलेशंस होती हैं, ना बढ़ती हैं ना कम होती हैं, ये फिक्रे के साथ यस ऐड सर। करना पड़ेगा, क्योंकि ऑसिलेशन तो वैसे भी आती हैं और ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, अंडर डैम्ड वगैरह के केस में या इस तरह की चीज़ों में आपके पास ऑसिलेशंस आएंगी और वो ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें एक फ़िक्स्ड वैल्यू के साथ मूव करती रहती है, तो वो मार्जिनली स्टेबल भी हमें नहीं चाहिए, अनस्टेबल भी नहीं चाहिए, हमें फुली स्टेबल चीज़ें चाहिए। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ यस ऑल वो सिनेरियो देखना है कि हमारा सिस्टम जो है वो स्टेबल हो, और उसके बाद जो है इसको एस से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एस से एस कट जाएगा, ये इसके नीचे भी एक एस है ना, ई एफ एस को जब एस से मल्टीप्लाई करेंगे और एस से कट जाएगा, फिर आप इसके ऊपर ई एफ इन्फिनिटी जो है सॉरी एस अप्रोचेस टू ज़ीरो की लिमिट लगा दें। तो वो लिमिट लगा दें, ये एस जो नीचे वाला एस फार्मूला से कट जाएगा, ये भी एस ज़ीरो हो जाएगा, ये 7s भी ज़ीरो हो जाएगा, ये एस स्केयर भी ज़ीरो, 7s भी ज़ीरो, 5/10 बचेगा, तो वो 1/2 होता है। ठीक हो ठीक है गया? सर। हाँ जी, तो सर ये दोबारा बता दें सर, एंड पे 1/2 वाला। ठीक ठीक है। उसमें ये है ना, फॉर्मूला ये कहता है कि एस इंटू ई ऑफ एस है ना आपके पास। ठीक है, और ये चीज़ है। ठीक है, और यहाँ पर आपने एस अप्रोचेस टू ज़ीरो भी लगाना है। तो अब जब ये वाला जो एस है, इसको जब ई एफ एस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ई एफ एस में ये नीचे एस है नहीं, ये दोनों आपस में कट नहीं जाएंगे, एस इंटू ई एफ एस जब होगा। सर आगे सर। तो जब इस पे ज़ीरो लगाएंगे, ये भी ज़ीरो हो गया है, ये भी ज़ीरो हो चुका है, लिमिट जब लगाएंगे ये भी ज़ीरो हो चुका है, ये भी ज़ीरो हो चुका है, 5 ऊपर 5 बचा, नीचे 10 बचा, तो उसको डिवाइड करने से 1/2 आ रहा जी है। सर हाँ। ये किस चीज़ को ज़ाहिर कर रहा है? ये जो एस अप्रोचेस जो ज़ीरो एस इंटू ई ऑफ एस है, ये किस चीज़ को ज़ाहिर करता है? ये आपके पास ई ऑफ इन्फिनिटी को ज़ाहिर करता है। ठीक है, फाइनल वैल्यू थ्योरम हमने पढ़ा। ठीक ओके होगी सर। बात, तो ये ओके जी। अब उसने फिगर लिए 7.3b जिसके अंदर फीडबैक था। ठीक है, उसके अंदर क्या था कि ई एफ एस जो एरर होता है फीडबैक के अंदर, अगर कोई चीज़ हो तो वो आर एफ एस माइनस सी एफ एस। यहाँ पर अगर आपने एरर निकालना है तो वो आर एफ एस माइनस सी एफ एस है इज इक्वल टू ई। ये एरर है, इस चीज़ को आप सॉल्व करने शुरू किए, और इसकी आउटपुट क्या होगी भला? अगर आपको कुछ सी एफ एस फाइंड आउट करना हो, ये तो एरर को आपने फाइंड आउट कर लिया, अगर आपको आउटपुट लेनी है तो आउटपुट होगी एरर इंटू जी एफ एस, यही आउटपुट आगे पहुँच रही है, ई एफ एस इंटू जी एफ एस, ये आपकी आउटपुट है। और अगर एरर को देखें तो वो आर एफ एस ये माइनस सी एफ एस। ओके जी, एरर मेरे पास बन गया आर एफ एस माइनस सी एफ एस, और आउटपुट क्या है? ई एफ एस माइनस जी एफ एस। इस वजह से मैं आपको आउटपुट बता रहा था, क्योंकि आउटपुट उसमें प्लग इन करनी थी। सो आप एरर वाली फॉर्म में जाके वापस आउटपुट प्लग इन कर दें, तो ये आपके पास इक्वेशन बन रही, ई एफ एस इज इक्वल टू आर एफ एस ओवर 1 प्लस जी एफ एस। अब अगर आपने इसके एरर फाइंड आउट करना है तो बड़ा आसान सा तरीका है कि ई एफ एस के साथ एस को मल्टीप्लाई कर दो और लिमिट अप्लाई कर दो, एस अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, एस अप्रोचेस टू ज़ीरो सॉरी। सो ये उसने लिमिट अप्लाई कर दी। अगर आपको एरर फाइंड आउट करना है ई ऑफ इन्फिनिटी,
तो लिमिट एस अप्रोचेज टू जीरो इन एस इंटू ई ऑफ एस, तो एस के साथ ये जो ई ऑफ एस है उसको मल्टीप्लाई कर दे, तो 7.10 बन जाएगा 7.11 इक्वेशन। फॉर्मूला क्या है कि एस अप्रोचेज टू जीरो एस इंटू ई ऑफ एस, अभी जो ऊपर फॉर्मूला लगा के न्यूमेरिकल सॉल्व किया, तो ये बेसिकली आपके पास चीज़ आ जाएगी। ओके, अब अगर मेरे पास आपने आर ऑफ एस, एक सिंपल एक चीज़ लिखी, आर ऑफ एस कुछ भी हो सकता है, अगर मेरे पास आर ऑफ एस हो 1/s, आर ऑफ एस इज इक्वल टू 1/s, तो आप 1/s प्लग इन कर दें, आपके पास जो फॉर्म बन रही है 1/1 प्लस लिमिट एस अप्रोचेज टू जीरो जी ऑफ एस, ये चीज़ मान ली। क्योंकि जब आप 1/s आपने अप्लाई किया, एस एस से कट जाएगा, ऊपर 1 रह जाएगा, ये इधर भी 1 है, इसके ऊपर लिमिट एस अप्रोचेज टू जीरो क्या लगानी है, क्योंकि एस होगा तो एस जीरो को अप्रोच करेगा ना, एस तो मौजूद ही नहीं है। जी ऑफ एस के ऊपर भी लिमिट लगा दें, तो ये एक फॉर्म बनी है 7.12 कि अगर मेरे पास इनपुट जो हो वो स्टेप इनपुट हो, इसको अगेन इसको कोई रटा लगाने की जरूरत नहीं, जो चीज़ सिंपल देखने वाली वो यही है कि एस इंटू ई ऑफ एस और एस अप्रोचेज टू जीरो, बस। अच्छा, अब यहाँ पर एक एनालाइज करते हैं एक चीज़ को, मैथमेटिक्स की रूह से आपने बताना है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एरर जो है ज़ीरो आए, कौन सा एरर ज़ीरो आए, ये जो मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ, ई ऑफ इन्फिनिटी, मेरे पास जैसे टाइम ज़ीरो को अप्रोच करे एरर ज़ीरो आ जाना चाहिए, तो वो किस तरह से एरर ज़ीरो आएगा, ये 7.12 को अगर जेन में रखें, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एरर ज़ीरो आ जाए, तो मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए ऐसा क्या होना चाहिए कि आपके पास आंसर जो है वो ज़ीरो आ जाए। एस अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, नहीं, एस एस इन्फिनिटी की तो अभी बात नहीं हो रही, एस को तो हम खुद से ज़ीरो अप्रोच सर करवा रहे हैं। ये इन्फिनिटी नीचे डिनोमिनेटर की वैल्यू इन्फिनिटी होनी चाहिए। तो डिनोमिनेटर की वो कह रहे हैं वैल्यू इन्फिनिटी हो जाए, क्योंकि समथिंग ओवर इन्फिनिटी इज इक्वल टू ज़ीरो। जीरो। जीरो। अगर किसी भी चीज़ के डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आ जाए तो वो चीज़ ज़ीरो हो जाएगी। तो हमारे पास क्या 7.12 जहाँ पे कर्सर को रोका हुआ है, यहाँ पर क्या कोई ऐसी कोई चीज़ है जिसके साथ हम प्लग एंड प्ले कर सकें, कुछ वैल्यू जिसकी इन्फिनिटी आने के चांसेस हों, क्योंकि 1 तो इन्फिनिटी बनने नहीं लगा, ऊपर 1 है वो भी इन्फिनिटी नहीं बनने लगा, नीचे 1 है वो भी इन्फिनिटी नहीं बनने लगा, प्लस जो लिमिट एस अप्रोचेज टू जीरो जी ऑफ एस है, उसका अगर आंसर हमारे पास इन्फिनिटी आ जाए तो तब हमारा एरर ज़ीरो हो सकता है। क्या ख्याल है? और उसमें चांसेस हैं जब हम वैल्यू प्लग इन कर रहे हों आंसर इन्फिनिटी आ जाए, क्या ख्याल है, चांसेस हैं या नहीं है? जी सर। है। सबसे पहले बात समझ लगी कि हम चाहते हैं कि एरर आए ज़ीरो। तो ज़ीरो एरर कैसे आता है कि डिनोमिनेटर के अंदर कोई चीज़ इन्फिनिटी आ जाए, समथिंग ओवर इन्फिनिटी ज़ीरो हो जाए, तो ऐसी शक्ल बन सकती है। तो हमने देखा ना इस वन में ऐसे कोई चीज़ है, ना इस वन में ऐसी कोई चीज़, इसकी जगह हो सकता है। और जी ऑफ एस बेसिकली क्या होता है, ये ट्रांसफ़र फंक्शन था ना, फॉरवर्ड ट्रांसफ़र फंक्शन था। तो ये बात निकली कि अगर आपने एरर को ज़ीरो करना है ना, तो लिमिट एस अप्रोचेज टू ज़ीरो जी ऑफ एस इसको इन्फिनिटी लेके आए, और लेके बेसिकली ज़बरदस्ती नहीं आना होता, मतलब हम स्टडी कर रहे हैं कि कैसे कैसे चीज़ें हो रही। अच्छा, अब आपके जहन में आता है कि सर जी ऑफ एस जो है उसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, माइट भी हो सकता है उसके अंदर एक पोल हो, माइट भी हो सकता है उसके अंदर दो पोल्स हों, पता नहीं कहाँ पे पड़े हों, माइट भी हो सकता है उसमें पता नहीं कितनी ज़ीरो। काफ़ी जहन में एक वैरायटी आती है ट्रांसफ़र फंक्शन की कि कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास कोई ऐसा एक ट्रांसफ़र फंक्शन आ गया, एस प्लस जी वन कोई ज़ीरो है, एस प्लस जी टू कोई ज़ीरो है, इधर कोई चीज़ चल रही है, नीचे एस है, इसको भी देख लेते हैं। एस की पावर एन क्यों लिखा हुआ, क्योंकि जब एन ज़ीरो होगा तो एस की पावर ज़ीरो वन हो जाएगा, जब एन वन होगा तो 1/s है, एन टू होगा तो 1/s स्क्वायर है, एन थ्री होगा तो 1/s क्यूब है। उसका मतलब ये कि 3 पोल ओरिजिन पे पड़े हुए हैं, 2 पड़े हुए हैं, 1 पड़ा हुआ है। एस प्लस पी वन, इसमें पोल पड़ा हुआ है, एस इज इक्वल टू माइनस पी वन पे पड़ा हुआ है, इस पे माइनस पी टू पे पोल पड़ा हुआ है। तो ऐसा कहीं भी मुमकिन है कि पोल मौजूद हो। अच्छा जी, अब ये देखते हैं कि ये जनरल फॉर्म क्यों लिखी है। ये जनरल फॉर्म इस वजह से लिखी है, अच्छा कुछ चीज़ें ना मैथमेटिक्स की हम ज़रा जेन को थोड़ा सा फिट रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब ये जो चीज़ बीच में से लिखी हुई है,
अगर ओरिजिन के ऊपर मुझे कोई पोल मिल जाता है और मैं उसके ऊपर जब लिमिट एस 0 अप्लाई करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, इसके ऊपर कोई ना कोई वैल्यू होगी और नीचे जब आप लिमिट एस 0 अप्लाई करेंगे नीचे आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे ही जब आप यहाँ पर लिमिट एस अप्रोचेस टू 0 अप्लाई करेंगे तो समथिंग डिवाइडेड बाय 0 क्या होता है, समथिंग डिवाइडेड बाय P1 जीरो। P2 भी तो है। ले लें उसको, है को क्या करना बेटे, 0 इंटू समथिंग, 0 के साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, अच्छा 0 0। हम्म? ठीक है फिर इन्फिनिटी चला जाएगा। मैं समझ रहा था n को 0 कर रहे हैं। नहीं एन को नहीं 0 कर रहे, एस की कोई ना कोई वैल्यू ले रहे हैं। एन के लिए तो मैंने मिसाल दे दी ना कि एन 0 है, एन 1 है, एन 2 है, एन कुछ ना कुछ है। क्योंकि अगर एन 0 हो जाए ना तो किसी भी चीज़ की पावर 0 व 1 हो जाएगा, फिर तो ओरिजिन वाले पोल का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा। ठीक। तो इसीलिए यहाँ पर एक चीज़ बताई गई कि अगर n या तो 1 हो या 1 से बड़ा हो, n जो है वो या तो 1 हो या 1 से बड़ा हो। 1 होगा तो s की पावर 1 आ जाएगा, 1 से बड़ा होगा तो s की पावर 2 आ जाएगी, s की पावर 3 आ जाएगी। यानी कि मकसद ये है कि कोई ना कोई पोल ओरिजिन पे होगा तो उसकी जगह जब आप 0 पुट करेंगे ये सारी चीज़ 0 हो जाएगी। तो समथिंग डिवाइडेड बाय 0 इन्फिनिटी हो जाता है। तो जब ये वाला इन्फिनिटी आप यहाँ पर लगाएंगे इस जगह पे तो समथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी क्या होता है, 0। तो ये एरर क्या हो जाएगा, ये एरर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी ओवरऑल सारा सिनेरियो है, सारी पिक्चर ये कि आपने इसको जो है वो अगर एरर 0 करने हो तो क्या पॉसिबिलिटी है। तो अगर एरर 0 करने हो तो मेरे पास ये पॉसिबिलिटी है कि अगर मेरे पास स्टेप इनपुट हो, अगर स्टेप इनपुट हो और अगर इस तरह का मेरे पास GFS हो तो, या इस तरह का अगर ना भी GFS हो, इसको मैं वर्डिंग की ज़ुबान में भी बताने की कोशिश करता हूँ। अगर मैंने लिमिट लगाई स्टेप इनपुट 1/s तो मेरे पास GFS एक ऐसा ट्रांसफ़र फंक्शन होना चाहिए जिसका कोई ना कोई कम से कम एक पोल ओरिजिन पे पड़ा हो। एक पोल ओरिजिन पे पढ़ने का मतलब ही ये होता है 1/s, क्योंकि s इज इक्वल टू 0 है और अंडरस्टूड है कि वो ओरिजिन पे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो एटलीस्ट जो एक पोल है वो ओरिजिन पे पड़ा हो। अब एटलीस्ट 1 के लिए क्यों इतना बेताब है, ताकि 1/s की फॉर्म में से कोई चीज़ मिले और s को वो 0 करे। ठीक है, और उसका सिनेरियो फिर बिल्डअप हो। और अगर आपको वहाँ पर अगर कोई भी आपको इंटीग्रेशन नहीं मिलती या कोई भी पोल आपको वहाँ पर ओरिजिन पे नहीं मिलता तो फिर क्या सिनेरियो, फिर आपके पास ये वाला सिनेरियो, फिर ये GFS इन्फिनिटी नहीं हो सकता, फिर इसका कोई ना कोई आंसर आएगा, फिर इसका कोई ना कोई आंसर आएगा। ये भी जो एक बच्चा क्वेश्चन कर रहा था, यस सर। फिर इसका कोई ना कोई आंसर होगा और जो वो कोई ना कोई आंसर है वो जब आप प्लग इन करेंगे, इसको ख़त्म कर देते हैं, वो जो इसका जो है वो कोई ना कोई आंसर होगा। अगर आपके पास ये चीज़ अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो 0 फिर तो फिर कौन सा एरर आ जाएगा, फाइनाइट एरर, यानी कि कोई ना कोई एरर मौजूद होगा। अब अगर आपके पास जो इनपुट है वो 1/s² हो जाए, स्टेप ना हो, रैंप इनपुट हो, तो तब क्या सिनेरियो होगा। लेट्स से RFS इक्वल टू 1/s²। तो अगेन आपके पास जो फार्मूला है उसमें RFS की जगह 1/s² पुट कर दें, जो स्टैंडर्ड फार्मूला है। तो आपके पास इस तरह की चीज़ बन रही होगी, लिमिट s अप्रोचेस टू 0 1/s प्लस s इंटू GFS। तो s को जब आपने 0 पुट कर देना ये s तो हो जाएगा ख़त्म। आपके पास जो चीज़ बचेगी 1/लिमिट s अप्रोचेस 0 s इंटू GFS। तो अब मुझे ये बताएं अगेन मैथमेटिक्स की रूह से कि अगर मैंने एरर को 0 लेके आना है तो क्या होगा, डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आ जाए। अगर एरर को 0 लाना चाहते हैं तो डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी बन जाए, ऐसे ही है, यस सर। क्योंकि समथिंग ओवर इन्फिनिटी हो जाएगा तो एरर क्या हो जाएगा, 0। यानी कि अगर आप एरर को 0 लाना चाहते हैं तो ये डिनोमिनेटर के अंदर सारी चीज़ इन्फिनिटी बन जाए। अब यहाँ पे केस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है सॉरी, कि ये जो डिनोमिनेटर के अंदर इन्फिनिटी कैसे बनेगा।
उसी तरह के कॉन्सेप्ट आप लगाएंगे, लेकिन इस दफ़ा एक चीज़ का इजाफा है, एस भी साथ में आ रहा है। तो आप क्या चाहते हैं कि तभी एरर ज़ीरो होगा अगर डिनोमिनेटर इन्फिनिटी बन जाए। तो डिनोमिनेटर को ठीक है इन्फिनिटी बनाने की कोशिश कर लेते हैं हम। अब आपके पास ये जो डिनोमिनेटर है एस इंटू जी ऑफ एस, अब ये देखना है कि अब अगेन जी ऑफ एस में क्या क्या चीज़ें होंगी। अब यहाँ पर जी ऑफ एस को उसी तरह ही आप कंसीडर करें जैसे ऊपर लिखा हुआ था। ये जी ऑफ एस है और उसके साथ फार्मूला के अंदर एस आ रहा है। इस दफ़ा जी ऑफ एस के साथ फार्मूला के अंदर आ रहा है एस इंटू जी ऑफ एस। तो आप मुझे ये बताएं कि ये जो एस है अगर इसमें एन की पावर हो 1 तो एस से कट जाएगा, एस से कट जाएगा, एस का तो रोल ख़त्म हो जाएगा। हम तो चाहते हैं कि एस बीच में रहे और एस को ज़ीरो करें और समथिंग डिवाइडेड बाय ज़ीरो इन्फिनिटी बने। ये हमें हमारे चीज़ जो है ना वो ये हम चाह रहे हैं। तो हम इस केस में क्या करेंगे, हम फिर ये चाहेंगे कि नीचे कम से कम एस स्केयर बचे, क्योंकि अगर एस स्केयर कम से कम होगा तो एक एस से एक एस कट जाएगा तो आपको 1/s फिर भी मिल रहा होगा। यानी कि n की जो वैल्यू है वो कम से कम या तो 2 हो या 2 से प्लस हो। पहले वाले केस में हमें 1 या 1 से प्लस चाहिए था, अगले केस में हमें कम से कम उसकी वैल्यू जो है वो 2 या 2 से ग्रेटर चाहिए। क्यों चाहिए 2 या 2 से ग्रेटर? क्योंकि अगर तो 1 ही होगी, अगर एस की वैल्यू n की वैल्यू 1 ही है तो एस से कट जाएगा, वो ज़ीरो नहीं बन पाएगा। फिर अगर आपको नीचे ज़ीरो, अगर आपको नीचे 1/s बचाना है तो आप n की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रखें, कम से कम वो 2 हो, तब जाके आपके पास, अगर तो n की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होगी तो आपके पास ये इन्फिनिटी बन जाएगा, और अगर n की वैल्यू 2 से लेस होगी तो ये इन्फिनिटी नहीं बनेगा। आपके पास कोई ना कोई फाइनाइट फिर एरर आ जाएगा, जैसे ये चीज़। इसकी समझ आ चुकी है या नहीं है? यस सर, ठीक। आपने बेसिकली एस इंटू जी ऑफ एस को इन्फिनिटी करना है, तो उसके लिए सूरत हाल ये होती है कि आपके पास ये तभी इन्फिनिटी होगा कि एटलीस्ट आपके पास कोई ना कोई एक पोल ओरिजिन पे आ रहा हो, ठीक है। ये तभी इन्फिनिटी होगा कि आप जब जी ऑफ एस की वैल्यू प्लग इन करें और एस से मल्टीप्लाई करें तो एटलीस्ट कोई ना कोई एक पोल जो है वो आपके पास 1/s पे बच रहा हो। तो ये 1/s पे एक पोल तभी बचेगा अगर इसकी जगह पहले उस पर 2 पोल्स पड़े हों। 2 पोल क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि एक पोल तो इस एस से ख़त्म हो जाना है, एक पोल इस एस से कट जाएगा, तो कम से कम इस पे 2 पोल ओरिजिन पे होंगे तो फिर आपके पास आंसर ज़ीरो आएगा। अदरवाइज़ कम अगर होंगे तो फाइनाइट कोई ना कोई आएगा। और अगर आपके पास 1/s³ हो इनपुट, 1/s³ अगर आप पुट करें तो तब आपके पास ये सिनेरियो बनता है। अब मुझे बताएं कि अगेन एरर को ज़ीरो करने के लिए क्या होगा कि ये डिनोमिनेटर के अंदर इन्फिनिटी आ जाए, समथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0 हो जाए। अब मुझे ये बताएं कि इस चीज़ को जब आपको इन्फिनिटी करना है तो तब कम से कम कितने पोल ओरिजिन पे होने चाहिए? कमोबेश 3, 3 या 3 से ज़्यादा, क्योंकि अगर 2 होंगे तो 2 से कट जाएगा, वो भी गुजारा नहीं है। कम से कम 3 पोल होंगे तो कोई ना कोई एक पोल ओरिजिन पे बचेगा ना। 3 क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये एस स्केयर बीच में मौजूद है। 2 अगर होंगे तो एस स्केयर से कट जाएगा, और अगर एक पोल होगा तो न्यूमिनेटर के अंदर एस बच रहा होगा, वो भी चीज़ नहीं है। तो आपको कम से कम फिर 3 जो पोल हैं वो चाहिए होंगे ओरिजिन के ऊपर जी ऑफ एस के अंदर, अगर आप एरर को ज़ीरो करना चाहते हैं। तो ये देखेंगे कम से कम n ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो ये तो खैर डिस्क्रिप्शन है, मैथमेटिक्स की फॉर्म में हम उस चीज़ को एनालाइज करें। न्यूमेरिकल जो हैं वो इतने नहीं मतलब उसमें इतना डीप कॉन्सेप्ट नहीं है, ये वैसे एक चीज़ थी तो थोड़ी बता दी आपको। अच्छा, आपके पास एक क्वेश्चन है कि फाइंड द स्टेडी स्टेट एरर्स फॉर इनपुट 5 u of t। ये स्टेप इनपुट है, रैंप है या पैराबोला? 5 u of t स्टेप है, स्टेप इनपुट है। 5t u of t ये रैंप है और 5t स्केयर ये पैराबोलिक में आ रही है, ठीक है। और इनको सिस्टम्स पे अप्लाई करना है। फिगर 7.5 नीचे दी होगी। द फंक्शन u of t इज़ द यूनिट स्टेप। तो ये आपके पास फंक्शन है, ये कौन सा है? फीडबैक वाला है। इसका ई ऑफ एस वही आर एफ एस माइनस सी ऑफ एस वो सॉल्व किया, आपके पास ये चीज़ आ रही है, ये सिनेरियो आ रहा है कि
एस इंटू ई ऑफ एस, वो जो ऊपर हमने चीज़ पढ़ी, जब आप उसको अब उस पर आर ऑफ एस की वैल्यू आपको प्लग इन करना है। ठीक है, ये इक्वेशन भी आपको बता रहा है कि कौन सी इक्वेशन यूज़ करें। द स्टेडी स्टेट एरर्स विल बी 5 टाइम एज लार्ज एज दैट गिवन इक्वेशन 7.12। अच्छा, मैं आपको बता भी देता हूँ कि ऊपर जो फॉर्मूला आप यूज़ करें फीडबैक का, चूँकि है सिनेरियो, ये बेसिकली जी ये फॉर्मूला है जो कि आप यूज़ कर रहे हैं। और ये फार्मूला कहाँ से है, जैसे हमने ड्राइव किया वैसे वहाँ पे भी कर सकते हैं। तो एक दफ़ा आर एफ एस की जगह वो यूनिट स्टेप उसने बताया, एक दफ़ा रैंप आ जाएगी और एक दफ़ा पैराबोलिक आ जाएगी। लेकिन अगेन क्वेश्चन में जो चीज़ है वो टाइम डोमेन में आपने वो टेबल 2 का जो टेबल है उसके अकॉर्डिंगली देखना है कि एस डोमेन में आर एफ एस क्या बनेगा। तो वो बड़ा खैर सिंपल है, उसमें भी कोई इतनी इशू वाली बात नहीं। तो जब आपने 5 u ऑफ टी को जब प्लग इन किया था, उसका मतलब होता है, क्योंकि u ऑफ टी होता है 1/s, तो वो हो जाएगा 5/s। आपने उसकी जगह 5/s प्लग इन करना आर एफ एस की जगह। तो जब आपने उसको सॉल्व किया आपके पास आ रहा है 5/21, तो एक फाइनाइट किस्म का एरर है, आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। which implies a response similar to the output 2 of figure 7.2a। आते साथ लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपको आउटपुट 2 का ग्राफ बताया था, जिसमें मैंने कहा था कि E2 ऑफ इन्फिनिटी क्यों लिखा हुआ, एक 1 को अप्रोच कर रहा था और एक नहीं कर रहा था। तो ये कह रहा है इसका सिमिलर ग्राफ बनेगा जैसे आउटपुट 2 का फिगर 7.2a में बना है। फॉर द इनपुट 5t u ऑफ टी, ये रैम्प इनपुट है। अब इसका जब आर एफ एस आप फाइंड आउट करेंगे तो टी यू ऑफ टी का होता है एस स्केयर 1 यानी कि एस स्केयर के फॉर्म में 5/s स्केयर बन जाएगा। तो अब जब आप वो फार्मूला जो ऊपर जाके आपको बताया था उसकी जगह आर एफ एस की जगह आप क्या पुट करेंगे 5/s स्केयर। ठीक है, वो फार्मूला आप यूज़ कर लें, 5/समथिंग डिवाइडेड बाई 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो ये जो चीज़ है यहाँ पर जो आपके पास आंसर है वो इनफाइनाइट आ रहा है। उसके बाद क्या आपके पास है, फॉर द इनपुट 5t स्केयर u ऑफ टी, यहाँ पर जो आपके पास आंसर आएगा अगेन आप t स्केयर u ऑफ टी की जगह क्या पुट करेंगे 10/3, वो पुट किया, उसकी जगह अब इन्फिनिटी आ रहा। तो स्टेप इनपुट जब अप्लाई करेंगे तो उसकी जगह फाइनाइट एरर आएगा, और बाकी जब दोनों आप इनपुट्स अप्लाई करेंगे तो उसकी जगह जो एरर है वो इन्फिनिटी आ रहा होगा। तो कैलकुलेशंस या जो न्यूमेरिकल है वो इस तरह के हैं, वो आप देख रहे होंगे कि बड़ा उसमें आसान है। जो मैंने आपको पीछे जो चीज़ बताई थी कि कब इन्फिनिटी होगा कब ज़ीरो होगा, वो थोड़ा सा एक डीप एनालिसिस है कि चीज़ को हम ऑब्ज़र्व कैसे करें, कि यानी कि उसके बैकएंड पे क्या चीज़ें जा रही हैं। अब इसी तरह अगेन ये एक चीज़ है, ये आपके पास बना हुआ है सिनेरियो। तो अच्छा, अब इसको, इसमें बड़ी ब्यूटी है, मैं उसके साथ थोड़ा मैच भी इसको करने की कोशिश करता हूँ। ये आपने बना लिया, आपको उसने बताया 5u ऑफ टी 5u ऑफ टी और 5 उसी तरह का, सारी चीज़ें उसी तरह की। ये जी ऑफ एस उसने थोड़ा सा बदला है, मैं आपको बताऊंगा कि क्या उसने जी ऑफ एस में चेंजेस की। अच्छा, मुझे टी स्केयर और यानी कि रैम्प और पैराबोलिक का मुझे पता है कि उसका आंसर मेरे पास जो है ना वो इन्फिनिटी आना है। ठीक है, वो खैर थोड़ा सा एनालिसिस से आपको भी पता चल जाएगा। ये जो 5u ऑफ टी है जो स्टेप इनपुट है, उस केस में मेरे पास देखना ये है कि क्या कोई बेहतरी की गुंजाइश है, क्योंकि हमने देखा था कि अगर आपके पास जी ऑफ एस, अगर आप स्टेप इनपुट अप्लाई कर रहे हैं और जी ऑफ एस के अंदर कम से कम अगर एक पोल ओरिजिन पे आ जाए तो आपके पास एरर ज़ीरो आ जाएंगे। ये देखिए इसमें कम से कम एक पोल है, ये मैं बाहर से एनालिसिस कर रहा हूँ, आपने ऐसे नहीं, आप न्यूमेरिकल को प्रॉपर ही सॉल्व करेंगे। मेरे पास कम से कम एक पोल आ चुका है 1/s, ओरिजिन के ऊपर कम से कम एक पोल पड़ा हुआ, और इनपुट में अप्लाई कर रहा हूँ स्टेप इनपुट। तो अब देखिए जब आपने स्टेप इनपुट दिया तो ये ज़ीरो हो गया। ये मैं वहाँ पर भी पढ़ के आया था, वहाँ पर कैसे पढ़ के आया था, ये देखिए लिमिट जी ऑफ एस एस अप्रोचेस टू ज़ीरो, ये इन्फिनिटी कब होगा, कम से कम एक पोल ओरिजिन पे पड़ा हो, कम से कम एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो कम से कम एक, जब ये नीचे समथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी, ये देखिए आ गई ना नीचे इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी कब होगा, जब इसमें एक पोल ओरिजिन पे होगा, तो एरर ज़ीरो आ गया। ऊपर ये केस नहीं था, ऊपर आपको पढ़ाया था कि इसमें देखिए इसमें कोई भी पोल ओरिजिन पे नहीं है। जब कोई भी पोल ओरिजिन पे नहीं होगा तो आपके पास फाइनाइट एरर आएगा, तो वो फाइनाइट एरर आया हुआ है आपके पास। यही हमने ऊपर जो थोड़ा डीपली एनालिसिस कर रहे थे क्वेश्चन को देखने, मतलब मैथमेटिकली सॉल्व करने के अलावा भी जो मैं थोड़ा सा आपको बता रहा था कि उसकी प्रोडिक्शन किस तरह की होती है, इंटरप्रिटेशन किस तरह की, क्या चीज़ें। तो अब थोड़ा सा रिलेट किया इसने ऊपर वाली बातों के साथ जो हम थ्योरेटिकली देख रहे थे। और कोई इशू है तो बता दें।
तो सर कोई इशू नहीं। ये जो 5/21 आया ना, इसको देख लेते हैं कि आउटपुट 2 को क्या कह रहा है। ये बेसिकली उसने आपको ये समझाया है कि फिगर 7.2 जो ए है, ये वो चीज़ आपको बता रहा है। आप मैथमेटिकली क्या कर रहे होते हैं, आप अक्सर कहते हैं कि ये कर्व ठीक नहीं है, ये इसमें इतना फ़र्क है। तो कितना फ़र्क है, ये उसने कहा इसी तरह का बिहेवियर है जैसे नीचे उसने कैलकुलेट किया। तो आप चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। या आप जब लैब के अंदर कर रहे थे तो उसमें आप कमांड है कि लगा ली, वहाँ से हो गया। तो इन डायरेक्टली इन शॉर्ट अब बात करने का मकसद ये है कि इसमें जितना फ़र्क था वो आपने वाजे कर लिया, इसमें भी जितना फ़र्क है वो भी आपने सीख चुके हैं। तो अब आपका ये कॉन्सेप्ट भी कंट्रोल का क्लियर हो गया। पहले तो आपने ग्राफ बनाना देखे थे ना कि राइज पीक और क्या होती हैं चीज़ें, ऊपर क्यों जा रही हैं, नीचे क्यों आ रही हैं, बार बार ऑसिलेशंस क्यों होती हैं, ऑसिलेशन के बाद चीज़ें सेट क्यों हो जाती हैं, सेट उनको कौन कर रहा होता है। हमने पढ़ा कि वो जो रियल कंपोनेंट होता है वो डिके की तरफ लेके जा रहा होता है। हमें सारी वजूहत पता चली। फिर हमने कहा कि सिस्टम स्टेबल है या नहीं है। अब हम एरर्स की तरफ भी हैं, एरर में भी कदम रख चुके हैं। तो अब आप मुझे ये बताएं, अभी हमने कुछ चीज़ें एक तो छोटी छोटी और भी अभी पढ़नी है। मुझे आप थोड़ा सा ईमानदारी से बताएं कि जो हमने पहले चैप्टर में कहा था कि एनालिसिस के 3 ऑब्जेक्टिव हैं डिज़ाइन एंड एनालिसिस के। टाइम रिस्पॉन्स देखना है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको बड़े अच्छे तरीके से देखा, लैब्स के अंदर भी, थ्योरी के अंदर। फिर हमने कहा कि हमने स्टेबिलिटी देखनी है, वो भी हमने देखा। फिर था कि स्टेडी स्टेट एरर्स को भी हमने देखा। तो तीनों जो डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन था या एनालिसिस के वो ऑब्जेक्टिव थे वो हमने मीट किए। अब जब हमने, खैर अभी हम चैप्टर 7 ही स्टार्ट रखेंगे थोड़ी देर, लेक्चर एंड है, वैसे एक थोड़ी ओवरव्यू बता रहा हूँ। चैप्टर 8 में जाके रूट लोकस है, उसमें भी हम स्टेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे होंगे, लेकिन वो ग्राफिकल वे से। यानी कि जो हम मैथमेटिकल वे से कर रहे थे वो हम ग्राफिकल वे से स्टेबिलिटी करें। लेकिन इनडायरेक्टली अगर आप थोड़ा सा जेन को घुमाएं, और पहला चैप्टर जिसके अंदर थ्योरी थी सारी और आपको वो तमहीद बता रहा था कंट्रोल सिस्टम की, आप फुल फ्लैश जो कंट्रोल सिस्टम के ऑब्जेक्टिव है ना वो मीट कर चुके हैं। हाँ, कंट्रोलर जो होता है, लीड है, लैग है, कंपनसेटर के तौर पे कुछ यूज़ करें, पीआईडी कंट्रोलर यूज़ करें, या ग्राफिकल स्टेबिलिटी देखनी है। अब हम बड़े पैमाने पे चीज़ों को जाना है। तो कोर्स आपका अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्मूथ किया है, क्योंकि ये बुक साफ ज़रा मेरे कहने पे तो उसने ऐसी तरतीब नहीं बताई थी कि इनको मैं डिज़ाइन या एनालिसिस के 3 ऑब्जेक्टिव बताऊं और सारे इनको घेरे में ले लें कि अच्छा मैंने काम करवा दिया। तो ओवरऑल सारे ही हम ऐसा काम करवा रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा सा एक ब्रॉडर सेंस में देखें ना तो वी आर गोइंग विद द गुड पेस। और कोई बहुत तेज़ हमने स्पीड भी नहीं लगाई और कोई बहुत चीज़ें हमने आपके सामने है, कोई ऐसा स्किप भी नहीं की, ठीक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा एक अच्छे वे में कोर्स जा रहा है। तो इसकी फर्दर ब्यूटी ये है कि आप जो चीज़ें आपको कही जाती है ना वो साथ साथ आप करते रहा करें, ठीक है। क्योंकि आपकी तरफ से ठंडी हवा आएगी तो तभी मज़ा आना है। अगर आप साथ में पढ़ेंगे नहीं तो फिर मेरी तमहीद बांध रहे हैं कि वो जावेद चौधरी की तरह कोई फ़ायदा नहीं है प्रोग्राम के स्टार्ट में या एंड पे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आगे भी कोई 1-2 लेक्चर इस पे लगाते हैं, फिर इंशाल्लाह मुलाकात भी होती है। कोई क्वेश्चन वगैरह तो कर लें, आगे आपकी क्लास वगैरह भी होगी। टाइम एंड हो गया मेरा, जी सर। ठीक है जी, यस सर। सही है, चलें। ओके, ठीक है सर। ओके जी, अल्लाह ओके। हाफिज़। हाफिज़।